अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक कर लें। जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए वीडियो में बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आज हम जो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो फाइनल होने लगा है टी20 वर्ल्ड कप 2026 का, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी प्रीव्यू वीडियो आपके सामने लाए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबको पता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, 1 मंथ हो गया पूरा। अब काफ़ी टाइम बाद एक उसका फाइनल आने लगा है, 2 टीम्स उसके अंदर ऐड हो चुकी हैं फाइनल के अंदर, फाइनल हो चुकी हैं वो 2 टीम्स। उसके अंदर से एक है इंडिया, एक है न्यूजीलैंड, दोनों अपने-अपने सेमीफाइनल जीत के यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर एक ओवरऑल मैच की बात करें तो मैच काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आप मैच में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज़ इंडिया की साइड बहुत अच्छी साइड है और वो आई मीन दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट न्यूजीलैंड की टीम के अंदर आपको बैलेंस नज़र आता है। आप उनका बैटिंग देखो, आप उनके बैटिंग में टॉप ऑर्डर अलग से देख लो, मिडल ऑर्डर देख लो, आप उनके सीम बॉलर्स देख लो, आप उनके स्पिनर्स देख लो, आप उनके ऑलराउंडर्स देख लो। जस्ट यू कैन जस्ट नेम इट और आपको हर जगह पे एक ना कोई एक स्पेशलिस्ट प्लेयर नज़र आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस मैच के बारे में, तो टॉस आई थिंक इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा जिस तरह बाकी वेन्यूज़ पे इफ़ेक्टिव हुआ था। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा ड्यू के चांसेस यहाँ पे है नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने पहले भी देखा था, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का जब मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका ने पहले 180 किया था, तो इंडिया से वो भी चेज़ नहीं हुआ था। वो भी प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर गए थे। अगर ड्यू का चांस होता तो 180 चेज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 180 नहीं चेज़ कर पाए थे। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि टॉस इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वेन्यूज़। फिर अगर आप देखो तो आप अपने टीम के हिसाब से आप देख सकते हो कि शायद टॉस इफ़ेक्टिव हो जाए। आपने अगर पहले बैटिंग करनी है तो आपके लिए टीम के लिए कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आप उस हिसाब से देख के आप आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर आप जीतो तो आपके लिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले हम न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं और साथ उसके बाद इंडिया की बॉलिंग को डिस्कस करें। तो न्यूजीलैंड की अगर हम बैटिंग के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड का आई मीन सबको पता है फिन एलन, टिम साइफर्ट बहुत ही कमाल फॉर्म के अंदर चल रहे हैं। जिस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप वो लोग दे रहे हैं, आई मीन इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और जिस तरह की वो इनिंग्स खेल रहे हैं इतने टाइम से, वो काफ़ी प्यारी-प्यारी इनिंग्स खेल के जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। और फिन एलन ने तो पिछले मैच में 33 बॉल्स में सेंचुरी भी की थी। तो नाउ ही इज़ इन द फॉर्म। तो वो इस तरह की बहुत प्यारी फॉर्म के अंदर आया है। काफ़ी टाइम बाद फिन एलन फॉर्म के अंदर आया है। आई मीन काफ़ी टाइम से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, टिम साइफर्ट भी, फिन एलन भी, लेकिन वो राइट टाइम पे फॉर्म के अंदर आ गए हैं। फिर अगर आप न्यूजीलैंड के अगर आप ओवरऑल मिडल ऑर्डर देखो उनका, तो देयर मिडल ऑर्डर इज़ आल्सो सॉर्टेड। उनका मिडल ऑर्डर में आई मीन डैरेन मिचेल है और मार्क चैपमैन है। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेल सकते हैं और स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। ये सिंगल डबल भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सेलरेट करना हो तो वहाँ पे एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। और जो इनके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक राइट हैंडर है, एक लेफ्ट हैंडर है। तो अगर अगर लेफ्ट हैंडर को कोई सपोर्ट कर रही हुई और अगर शॉर्ट बाउंड्री लेग साइड की लेफ्ट हैंडर के पास आ गई तो वो चैपमैन को कैपिटलाइज कर पाएंगे, और अगर मिचेल के पास आ गई तो वो मिचेल को कैपिटलाइज कर पाएंगे। अगर ये दोनों खेल रहे होंगे तो ये आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी इनिंग्स को आगे लेके जा सकेंगे। फिर अगर आप उनके ऑलराउंडर्स की बात करो, 3 नंबर पे उनका रविंद्रा आ रहा है। आई मीन वो काफ़ी कमाल ऑलराउंडर साबित हो सकता है इसमें, क्योंकि उसने अपने 4 ओवर भी करने हैं, 3 तो वो करेगा और बाकी उसने बैटिंग के अंदर भी स्कोर करना पड़ेगा उसे। फिर अगर आप देखो उनके पास ऑलराउंडर उनका अपना कप्तान है मिचेल सेंटनर। वो काफ़ी अच्छी बैटिंग उसकी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है जब से वो वनडे से टी20 के अंदर उसका कमबैक हुआ है, तब से उसकी बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल नहीं है, उनको ये बड़ा ब्लो लगा हुआ है, लेकिन उनके पास मकॉनी है। तो मकॉनी के लिए उनके लिए भी एक आई मीन जेम साबित हो सकता है, वो भी बताता हूँ क्यों। तो फिर अगर आप उसके अंदर देखो तो न्यूजीलैंड की अगर आप बॉलिंग को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम थोड़े से इंडिया की बॉलिंग और न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन ले आते हैं। तो अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है या सेकंड केस भी करता है, तो न्यूजीलैंड को के लिए पावर प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पावर प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि आपने ये चीज़ देखनी है कि मैं
इस चीज़ को देखना चाहूँगा कि सूर्या बुमराह को किस तरह यूटिलाइज़ करता है इस फाइनल के अंदर। आई मीन फिन एलन और टिम साइफर्ट बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और जो इंडिया है वो आजकल बुमराह से नया बॉल नहीं करवा रहा, वो बुमराह से सेमी न्यू बॉल अक्सर कभी कभार करता है वो, लेकिन वो ज़्यादातर उसको डेथ में या मिडल में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर वो नया बॉल नहीं कर रहा तो वो अर्शदीप और हार्दिक पांड्या से कर रहे हैं। तो आपको न्यूजीलैंड के लिए ये चांस है कि अगर वो अर्शदीप और हार्दिक पांड्या से ओवर कराते हैं तो उनको उनके ऊपर चांस लेने पड़ेंगे। दे नीड टू गो हार्ड ऑन देम, उन दोनों को रन्स करने पड़ेंगे क्योंकि बुमराह को आप रन्स इजीली नहीं लगवा सकते। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बुमराह डेथ में बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है। बुमराह के आपको ओवर्स भी पहले निकलवाने पड़ेंगे कैप्टन से। तो अगर आप इन दोनों को चार्ज करते हो अर्शदीप और पांड्या को, तो आपके पास बुमराह आपका पावर प्ले में बॉलिंग करने आ जाएगा और वो अगर सेमी न्यू बॉल करेगा तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ऑल्दो डेथ के अंदर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, वो 6 के 6 परफेक्ट यॉर्कर्स नेल करके दे सकता है अपनी टीम को। लेकिन अगर वो न्यू बॉल करेगा तो पावर प्ले के अंदर आप उसके अंदर चांस ले सकते हो। आई मीन फील्डर्स बाउंड्री जो 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके अंदर फील्डर्स होते हैं, तो आप ऊपर से उठा के मार सकते हो या आप पॉइंट से या ऑफ साइड से भी गैप निकाल सकते हो चौके के लिए। तो ये आपको चीज़ देखनी पड़ेगी कि नो मैटर अर्शदीप बहुत कमाल बॉलर है, बुमराह भी बहुत कमाल बॉलर है। अर्शदीप की बेशक न्यू बॉल से सबसे ज़्यादा बॉल स्विंग होती हो, लेकिन बुमराह का जो फैक्टर है वो और किसी प्लेयर का इतना बड़ा फैक्टर नहीं है इस मैच के अंदर होगा, आई थिंक सो। क्योंकि बुमराह आई मीन बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है। वो बैटर्स के फॉर्मेट में जहाँ जहाँ 250 हो रहा है, 260 हो रहा है, वो इस तरह इतनी लीथल और क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस दे रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यार कोई बॉलर इस तरह की भी परफॉर्मेंसेस करके दे सकता है अपनी कंट्री के लिए। फिर अगर आप देखो तो बुमराह को अगर आप स्कोर के लिए जाओगे तो बुमराह को 4 ओवर में मुश्किल से 30 पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आई मीन पड़ सकता बुमराह को। आप अगर 30 टू 32 इसके लिए बुमराह के लिए जाओगे तो फिर आपको बाकियों को स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर हम इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास मैं ये देखना चाहूंगा कि ये कुलदीप यादव के साथ जाएंगे या वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे। आई मीन कुलदीप यादव उनका मैच विनर है, लेकिन कुलदीप यादव को वो खिला नहीं रहे, वरुण चक्रवर्ती को खिला रहे हैं। और वरुण चक्रवर्ती जो है वो रीड होना शुरू हो चुका है, वो और अभिषेक शर्मा दोनों एक्सपोज हो रहे हैं। अभिषेक शर्मा पे बात पे आएंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की भी बात कर रहे हैं कि वो रीड होना शुरू हो चुका है। मिस्ट्री स्पिनर था वो, लेकिन वो रीड होना शुरू हो चुका है। बैटिंग टीम जो है वो उसके ऊपर प्लान करके आ रही है, वो अगर उनको रीड कर लेती है तो फिर वो कोई इतना कमाल बॉलर नहीं रह जाएगा। ऑल्दो कुलदीप यादव का जो फैक्टर है वो एज अ जनरल स्पिनर, वो एज अ कंप्लीट पैकेज है कुलदीप यादव। ही कैन स्पिन द बॉल, वो गुगली बहुत प्यारी गुगली कर सकता है और लेफ्ट आर्मर भी है, तो वो एक अलग एक्स फैक्टर आ जाता है टीम के अंदर कि यार एक लेफ्ट हैंडर ऑफ स्पिनर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती अगर रीड होना शुरू हो गया है तो फिर आप वाई नॉट आप अपने मेन प्लेयर को वापस लेके आओ जो आपका मैच विनर है, जिसने आपको स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मैचेस जिताए हैं। वाई नॉट आप उसको वापस लेके आओ। लेकिन मुझे लगता है ये लोग वरुण चक्रवर्ती के साथ ही जाएंगे क्योंकि वो अभी भी नंबर 1 बॉलर है और आई थिंक वो उसको बैक करेंगे इस बड़े मैच में कि वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें करके दे दे। फिर अगर आप इंडिया के दूसरे ऑफ स्पिनर के बारे में बात करोगे तो अक्षर पटेल भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक मेन, उनके इंडिया के लिए हर प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गए। आई मीन फाइनल है, आप कोई भी प्लेयर होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वो अपने 5 ओवर करता है अक्षर पटेल, तो उसके लिए भी उनको देखना पड़ेगा कि वो अक्षर पटेल को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अगर चैपमैन के अगेंस्ट वो अक्षर पटेल और चैपमैन, सैंटनर और रविंद्रा के अगेंस्ट आता है तो अक्षर पटेल उतना ज़्यादा लीथल नहीं हो पाएगा। ऑल्दो वो मिचेल के अगेंस्ट आता है या फिर वो साइफर्ट अगर लंबा खेल जाता है या फिर एलन लंबा खेल जाता है तो वो उसके अगेंस्ट लीथल हो सकता है। आपको इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि वो अक्षर पटेल को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। फिर अगर हम उनकी इंडिया की बैटिंग की बात करें और उनकी न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बारे में बात करें तो हेनरी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है, बट वो श्रीलंकन कंडीशंस में थी। वो उसकी हेनरी आई मीन मुझे तो रोबोटिक बॉलर लगता है वो। आप उसको एक लाइन दे दोगे, आप उसको एक लेंथ दे दोगे कि इसी पे बॉल फेंकता रहो, वो आपको 24 की 24 बॉल उधर ही फेंक के दे सकता है। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आप हेनरी को किस तरह टैकल करते हो। और संजू सैमसन का अंदर आती हुई बॉल पे फंसता है थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि संजू सैमसन की ये वीकनेस है बहुत बड़ी, संजू सैमसन इसके ऊपर आउट हो जाएगा जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि संजू हर प्लेयर की कोई ना कोई एक वीक साइड होती है
ठीक है। और आप देखो कि इंग्लैंड वाले मैच में भी संजू सैमसन का उसी बॉल पे हैरी ब्रूक ने मिड ऑन पे कैच ड्रॉप किया था। अगर वो कैच हो जाता तो स्टोरी एक अलग भी हो सकती थी। खैर वो अगर आप मैट हेनरी को लाइन और लेंथ से संजू सैमसन को तंग करने में अगर आप उसको यूज करोगे सो दैट इट कैन बी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर न्यूजीलैंड टू मेक अर्ली ब्रेक थ्रूज। तो अगर आप अभिषेक शर्मा के गेम प्लान की बात करोगे तो हमने कितनी दफा प्लान बता दिया आपको कि वही उसकी नेचुरल जो उसका बैट का जो फ्लो जाता है वो आपका ऑफ साइड की तरफ जाता है। वो अगर आप उसको रोक दोगे शॉट को तो फिर उसको मिड ऑन के ऊपर से शॉट बना के खेलनी पड़ेगी। या तो आप इधर पीछे फील्डर रख लो या तो आप इधर फील्डर रख लो। अगर आपने इधर बॉल नहीं देनी है तो फिर आप इधर पीछे फील्डर रख दो, उसको इधर से शॉट बना के मारना पड़ेगा। और अगर एक गंदा बॉल होता है तो आपके पास फाइन लेग पे फील्डर होगा। तो उनके लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बाकी जो टीम्स थी अभिषेक शर्मा को जिन्होंने वो आउट किया था वो स्पेशल अभिषेक शर्मा के लिए ऑफ स्पिनर लेके आई थी। वो मार्करम को देख लो, शुरू उसने किया था सबसे पहले सलमान अली आगा और सलमान अली आगा ने आउट किया। फिर नेदरलैंड के आर्यन दत्त ने आउट किया। फिर साउथ अफ्रीका के मार्करम ने आउट किया। फिर अभी विल जैक्स ने आउट किया सेमीफाइनल में। तो न्यूजीलैंड के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो न्यू बॉल से मकॉनी से तो ऑलरेडी ओवर करवा रहे हैं और उसने सेमीफाइनल में 2 लेफ्ट हैंडर्स रिकल्टन और डिकॉक को आउट किया भी था। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक प्लस पॉइंट है न्यूजीलैंड के लिए कि दे हैव देयर न्यू बॉल ऑफ स्पिनर जो कि अभिषेक शर्मा को तंग कर सकता है। फिर अगर आप एक न्यूजीलैंड की अगर आप ओवरऑल बात करो तो उनके पास जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है बॉलिंग में वो लॉकी फर्गुसन है। वो लॉकी फर्गुसन को किस तरह यूटिलाइज करेंगे, वो उसके पास एक एक्स्ट्रा पेस का फैक्टर है। अगर आप किसी को पेस से तंग कर रहे हैं और अगर आपने डेथ बॉलिंग करवानी है तो आई थिंक लॉकी फर्गुसन इज द की, क्योंकि मैट हेनरी डेथ बॉलिंग में उस तरह लीथल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो खा जाएगा आई मीन स्कोर एंड पे। आपको मैट हेनरी को न्यू बॉल से यूटिलाइज करना पड़ेगा और आपको फर्गुसन को एंड ओवर्स के लिए देखना पड़ेगा। फिर अगर आप ओवरऑल न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की बात करो तो सैटनर भी काफ़ी अच्छा एक स्पिनर है और उनके पास मकोनी है। मैं ये देखना चाहूँगा कि ये सऊदी के साथ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर सऊदी के साथ ये चले गए तो सऊदी विल बी एन ईजी टारगेट, क्योंकि सऊदी इस तरह कोई परफॉर्मेंसेस करके देता नहीं है। सऊदी एक लेग स्पिनर के तौर पे वो बैक कर लेते हैं क्योंकि उनके पास सऊदी से बेहतर लेग स्पिनर कोई है नहीं। लेकिन सऊदी भी इतना अच्छा लेग स्पिनर नहीं है कि वो फाइनल के अंदर टीम को तंग कर सके। लेकिन यू नेवर नो, ऑन द गिवन डे कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक इंडिया को देखना पड़ेगा कि अगर वो स्पिन डिपार्टमेंट में स्कोर करेगा तो वो सऊदी के अगेंस्ट अपने रन ले सकते हैं। फिर अगर आप दूसरी बात करो इंडिया की कि इस फाइनल के मैच में कौन आपका जो क्लच प्लेयर है ना, कौन आपका मेन प्लेयर होगा, आई थिंक हार्दिक पांड्या विल बी द की। हार्दिक पांड्या इस मैच में की होगा। आई मीन वो बड़े मैच का प्लेयर है, ही इज अ बिग प्लेयर। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको प्रेशर सिचुएशन में मैच निकालना आता है। आई मीन ही इज अ, आप देखो ना इंडिया उससे डिमांड क्या क्या कर रही है। इंडिया उससे नया बॉल करवा रही है, उसके अंदर वो विकेट भी ले रहा है, फिर इंडिया उससे फिनिश करवा रही है। अगर फिनिश नहीं होता तो वो इंडिया के लिए इनिंग्स भी बिल्ड करके दे सकता है। बेशक वो जौन से मर्जी नंबर पे आ जाए, जौन से मर्जी ओवर पे आ जाए, वो 20 के 20 ओवर खेल के जा सकता है इजीली और हाई स्ट्राइक रेट पे। बेशक टीम कोलैप्स ही क्यों ना कर गई हो। फिर अगर आप देखो तो पांड्या बॉलिंग में जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है तो आई थिंक हार्दिक पांड्या विल बी की फ्रॉम इंडिया। और अगर आप मेरे से उस तरह की बात करो, न्यूजीलैंड की तरफ से बात करो, तो आई थिंक रचिन रविंद्रा विल बी की। वो एक अलग बात है कि फिन एलन, टिम साइफर्ड, ये एक अलग सीन है इनका। लेकिन ये इनके पास जो रोल है वो सिर्फ बैटिंग का रोल है और टिम साइफर्ड के पास विकेट कीपिंग भी है, वो भी एक रोल है। लेकिन जो ऑलराउंडर्स है ना वो आपको बैटिंग में भी मैच निकाल के दे सकते हैं, बॉलिंग में भी मैच निकाल के दे सकते हैं। और अगर ऑलराउंडर भी अच्छा हो ना तो वो आपको फाइनल के अंदर उस तरह आपको एक आपकी टीम को एक अपर हैंड दे सकता है कि आप दूसरी टीम पे प्रेशर डाल सकते हो। अगर रचिन रविंद्रा अपने 3 ओवर अच्छे कर जाता है तो आपको काफ़ी एक एज, न्यूजीलैंड को काफ़ी एक एज मिल जाएगी मैच में कि हमारे रचिन रविंद्रा ने ओवर निकाल दिया। और अगर आपको एक और ऑफ स्पिनर चाहिए होगा न्यूजीलैंड को, देन दे हैव फिलिप्स। और फिलिप्स बैटिंग भी बहुत कमाल कर सकता है। यू नो फिलिप्स की जिस तरह की बैटिंग उसने इम्प्रूव की है और लास्ट इतने टाइम से, तो फिलिप्स 4 नंबर पे आ रहा है, स्पेशली ऊपर आ रहा है। तो आपको फिलिप्स को भी देखना पड़ेगा आपने फिलिप्स के अगेंस्ट किस तरह का प्लान लेके जाना है, क्योंकि अभी ये फिलिप्स और मिचेल ने इनके अगेंस्ट वनडे में काफ़ी अच्छे रन्स किए थे, दोनों सेंचुरीज की थी। मिचेल ने तो मेरा ख्याल है
175 के स्ट्राइक रेट से और एवरेज से 175 की एवरेज से जाके खेला था उसने। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप इन दोनों को किस तरह टैकल करते हो। और मिचेल का तो इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसकी कौन सी मर्जी इनिंग्स निकाल के देख लो, वो इंडिया के अगेंस्ट काफी अच्छी इनिंग्स खेला है। आप उसका 2023 का वर्ल्ड कप के अगर आप ग्रुप स्टेज की बात करो, उसने उसके अंदर सेंचुरी की। फिर अगर आप सेमीफाइनल की बात करो तो उसने उसके अंदर सेंचुरी की। फिर अगर आप 2025 की अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करो तो उसने उसके अंदर आपको काफी अच्छी इनिंग्स दे के दी इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। और फाइनल के अंदर भी जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था वो भी इन दोनों का ही हुआ था पिछले साल 2025 में। तो उसके अंदर भी उसने काफी एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड कर ली थी। तो ये जो अभी आपको पहले भी बताया कि जो भी सीरीज होके गई है इसके अंदर भी मिचेल खेल के गया। तो आई थिंक मिचेल के लिए भी उनको एक प्लान के साथ आना पड़ेगा कि हम मिचेल को किस तरह टैकल कर सकते हैं। और अगर तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये है कि इंडिया का इस स्टेडियम में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। अहमदाबाद के स्टेडियम में वो लोग 2023 में 3 साल पहले रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ओडीआई का फाइनल वो इसी जगह पे हारे थे जहां पे दोबारा फाइनल होने लगे। तो आई थिंक इंडिया को ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि उनके लिए एज अ स्टेडियम आप कह सकते हो कि अनलकी स्टेडियम है। अभी ये साउथ अफ्रीका से भी अहमदाबाद में ही हारे हैं। जो 15-16 मैचेस की जो रन थी, जो स्ट्रीक थी, वो जो टूटी थी, साउथ अफ्रीका ने वो जो स्ट्रीक तोड़ी थी वो भी इसी ग्राउंड पे टूटी थी। तो इंडिया के लिए एक अनलकी साबित हो सकता है ये चीज। लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर इसके अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से एक मैच जीतना उन्होंने और वो वर्ल्ड चैंपियंस बन सकते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड हमेशा काफी एक ना क्रंच मोमेंट्स पे न्यूजीलैंड भी अक्सर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड के पास एक हाई अपॉर्चुनिटी है कि वो बाकी लोगों को गलत साबित करें और वो यहाँ से ये ट्रॉफी लेके जाएं और दोबारा पूरा इंडिया साइलेंस करवा के जाएं। तो अगर हम फाइनल के बारे में और मजीद बात करें तो यही है कि पावर प्ले की गेम होगी। जो पावर प्ले में बेटर परफॉर्म कर जाएगा वो मैच के अंदर काफी देर तक ऊपर रहेगा। क्योंकि फिर ना आपको T20 क्रिकेट इज नॉट द गेम जहां पे आपको कंस्ट्रक्ट करने का बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। आप पावर प्ले 6 ओवर के बाद खत्म होगा, आप देखोगे आप 5 को ओवर खेलोगे, आप देखोगे आप कहोगे यार 11 ओवर हो गए, पीछे सिर्फ 9 ओवर रह गए और आपकी रन रेट कहाँ रह गई है। आपको हर ओवर में आपको हर बॉल पे सिचुएशन बदल जाती है। एक बॉल से आपको पूरी एक गेम की सिचुएशन, एक पूरी गेम की वे बदलती हुई नजर आ जाती है कि यार कोई एक अच्छी बॉल पड़ जाए तो पूरा सिस्टम मिलकर रह जाता है, पूरी बैटिंग लाइनअप मिलकर रह जाती है अगर कोई बंदा जल्दी आउट हो जाए T20 में। तो आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा कि यार आपके न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट करेगा कि फिन एलन और टीम साइफर जो है वो उसी तरह परफॉर्म करें, उसी तरह खेलें कि जिस तरह उन्होंने पिछले मैचेस में किया था। और आई थिंक यहाँ पे अगर कोई भी टीम 180 to 190 कर जाएगी देन दे हैव द अपर हैंड। क्योंकि एक अहमदाबाद की पिच की बात नहीं है सिर्फ, ये बड़ा मैच है, फाइनल का मैच है, इसका एक अलग प्रेशर होगा। अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच है जहाँ पे 1.5 लाख बंदा बैठा होगा। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 180 भी बना देता है तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत इजी चेस नहीं होगा ये। उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो फिन एलन टीम साइफर्ड को आउट कर देते हैं देन वो उनके पास 90% अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आराम से मैच लेके जा सकते हैं। और न्यूजीलैंड को जो सबसे बड़ा जो उनके लिए डिस फैक्टर है और इंडिया के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्राउड का है। 1.5 लाख बंदा बैठ सकता है। इट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी इन ऑल ओवर द स्टेडियम्स अराउंड द वर्ल्ड। इट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी। उसके पास अहमदाबाद का जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसके अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी है लोगों के बैठने की। तो 1.5 लाख बंदा फाइनल के अंदर प्रेशर मैच के अंदर अगर इंडिया के अगर स्लोगन्स लगा रहा है तो न्यूजीलैंड को, क्योंकि इसके अंदर न्यूजीलैंड को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह उनको चुप करवा सकते हैं। और अगर अगर 1.5 लाख बंदा चुप बैठा हुआ है तो न्यूजीलैंड को ये बात समझ आनी चाहिए कि वो मैच में ऊपर चल रहे हैं, वो मैच जीत रहे हैं। अगर तो वो 1.5 लाख बंदा जोश में आया हुआ है और वो फुल एक्साइटमेंट के साथ मैच देख रहा है तो न्यूजीलैंड को ये समझ आना चाहिए कि वो मैच में एक स्टेप इंडिया से पीछे चल रहे हैं। तो गुड लक फॉर बोथ ऑफ द टीम्स कि जो भी जीते अच्छा जीते। और ये कोई बात नहीं है कि यार इंडिया नहीं जीतना चाहिए। जो बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, जो डिजर्व करता है वो जीतना चाहिए। बेशक इंडिया हो, बेशक पाकिस्तान हो, बेशक इंडिया हो, बेशक इंग्लैंड हो, बेशक न्यूजीलैंड हो। द टीम हु विल प्ले अ बेटर क्रिकेट विल विन दिस मैच आई थिंक। तो सीधी तरह ये बात करते हैं कि फाइनल के जो रिजल्ट आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं। मुझे ये लगता है कि
काफ़ी ना क्लोज मैच जाएगा। और प्रेडिक्ट करना ना बहुत मुश्किल चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि फाइनल के अंदर जो 2 बेस्ट टीम्स ही आती हैं पूरे वर्ल्ड कप में जो खेल के आई होती हैं, तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल सीन है इसके अंदर। बट आई थिंक कि इंडिया को क्राउड का एक एडवांटेज ज़रूर होगा। तो देखते हैं आगे इस फाइनल के अंदर किस रुख की तरफ मैच जाता है। तो अभी तक के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। तो आगे फाइनल के बाद की वीडियो में भी मज़ीद बात करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।